सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करती हूँ आप सभी। आप डेली कोई भी यहाँ पर लीडर आता है तो आप उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर इनवाइट करते हैं। तो मैं एक बार आपसे कन्फर्म करना चाहूँगी कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है सर? यस मैम, क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने परम पिता परमात्मा का थैंक्स करना चाहूँगी जिनके कारण ये पूरी दुनिया है और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारी पूरी रेनेटस वेलनेस कंपनी की मैनेजमेंट का। एक ऐसी शानदार मैनेजमेंट जो समय-समय पर ऐसे हमें प्रोडक्ट दे रही है, हमें इतनी एजुकेशन दे रही है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रही है और हम सभी अपनी लाइफ को चेंज करते जा रहे हैं और उसके बाद मैं शानदार आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगी हम सभी के जो विक्ट्री के गुरु हैं सरदार रिस्पेक्टर सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी के लिए क्योंकि अगर वो है तो हम सब हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ दिल से उनका जिन्होंने मुझे एक बार फिर से आपके सामने आने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद मैं थैंक करना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड मिस्टर मेघना सर जी का जो हमेशा सभी का साथ देते हैं और सभी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगी रिस्पेक्टर इंद्रपाल बराड़ सर जी का, थैंक्स करना चाहूँगी सभी मेंटर, सभी ग्रेट ग्रेट अपलायंस का क्योंकि मैं B31 इंटरनेशनल पटियाला ग्रुप से हूँ। तो मैं अपने ग्रुप के तीनों मेंटर रिस्पेक्टर सरदार सॉरी सरदार नहीं रिस्पेक्टेड जन मिस्टर अमन भारद्वाज जी का और स्पेशली मिस्टर मुकेश चौधरी जी का जो कि मेरे बिजनेस गुरु भी हैं, भाई भी हैं और मेंटर भी हैं। वो उनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ, तो मैं दिल से उनका थैंक्स करना चाहूँगी और मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रेट अपलायंस का, सभी मेंटर का और आप सभी लीडर्स का, जिनकी वजह से जिनके छोटे-छोटे जब बड़े-बड़े योगदान से हमारा जो विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप है, वो हमेशा रेनेटस वेलनेस में नंबर 1 रहा है और हमेशा नंबर 1 ही रहने वाला है और मैं अपनी छोटी-सी इंट्रोडक्शन दूँगी दोस्तों। मेरा नाम चरणजीत कौर है, मैं लुधियाना से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं भी आप सभी की तरह इस रेनाटस में एंटर हुई थी अपने रिजल्ट को लेकर और सबसे पहले जब मेरे साथ इस प्रोडक्ट के बारे में बात की गई थी, तो मैंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था और ये प्रोडक्ट मुझे महँगा भी लगा था। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो जो इसके रिजल्ट आए, जो मैंने इसको आगे प्रमोट किया, तो जो लोगों के घर से बीमारी निकली, तो उस रिजल्ट के आने के बाद मुझे ये लगा कि इन सब के आगे जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसके आगे जो इसकी कॉस्ट है ना दोस्तों, वो ज़ीरो है। तो हम शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, हम शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे सभी मेंटर, हमारे सभी गुरुजन के लिए और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी रहेगा तो हम समय वेस्ट नहीं करते हैं और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ आप पीपीटी शेयर कर दीजिए और मैं आप सबसे एक ही बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी अपनी टीम को चेक करिए और अपनी टीम को एक बार कॉल कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लीडर रह ना पाए क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि मैं जितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर पाई हूँ, वो इकट्ठी भी मैंने इसी मंच से की है, मेरा अपना कुछ नहीं है, तो मैं आप सबके साथ वो डिलीवर कर पाऊँ। तो दोस्तों, आप अपनी पूरी टीम को कॉल कर लीजिए और सभी को यहाँ पर लेके आइए। तो जैसे कि आपके सामने पीपीटी शेयर हो चुकी है, मैं बता ही चुकी हूँ। मेरा नाम चरणजीत कौर है, मैं लुधियाना से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं अपने बिज़नेस को अपनी ए और बी साइड दोनों को ही वाहिगुरु जी की मेहर के साथ और अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने भाई अपलाइंस के साथ, उनके साथ उनकी हेल्प की वजह से ही अपनी दोनों लेग्स को मेंटेन कर पा रही हूँ और बहुत अच्छी इनकम भी ले पा रही हूँ। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का थैंक्स करती हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक खेती के बारे में और एनिमल्स की लाइफ के बारे में, एनिमल्स के द्वारा जो हमें सब कुछ मिल रहा है, उसके बारे में, हमारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हम सभी जानते हैं वैसे तो कि हमारे बीच में हमारी कंपनी ने हमें 4 तरह की जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें दिए हैं। उन 4 प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है बायोनेटिस बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्युअल जो कि 3 किलो का एक थैला है दोस्तों, जो बहुत ही लाजवाब है। और उसके बाद है हमारे पास स्प्रे करने के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, शॉर्ट फॉर्म में हम उसे पीजीपी बोलते हैं।
और उसके बाद है हमारे पास SPA, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, एक्टिवेटर, और उसको ना हम शॉर्ट फॉर्म में चिपको बोल सकते हैं। और उसको चिपको क्यों बोलते हैं मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगी कि SPA को चिपको क्यों बोलते हैं। और हमारे पास है हमारे एनिमल्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एनिमल फीड सप्लीमेंट। तो दोस्तों हमारे बीच में बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको खेती बाड़ी के बारे में, जहाँ एनिमल्स की लाइफ के बारे में नहीं पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खेती बाड़ी के बारे में भी पहले से ही नॉलेज है, पशुओं की लाइफ के बारे में भी पहले से नॉलेज है, लेकिन हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जरूर जानेंगे ताकि हमें पता चले कि पहले खेती क्या थी और आज कैसी खेती है, उसके बाद हमारी लाइफ कैसी हो चुकी है। कंपनी को हमारे बीच में जो ये प्रोडक्ट लाने पड़े उसका मेन रीजन क्या है। अगर हमारी क्यों क्लियर होगी ना कि हमें इस प्रोडक्ट की नीड क्यों है, तो इसे हमें आगे प्रमोट करने में, आगे शेयर करने में और इनके रिजल्ट लेने में हमें आसानी होगी दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो विश्व का दूसरा खेती उत्पादक देश है, लेकिन जो हमारी उपज है ना वो कई देशों से कम है। उसका कोई तो रीजन होगा। उसका रीजन है हमारा जलवायु, मौसम का जल्दी जल्दी चेंज होना, और खास तौर पर जो खेती बाड़ी करने के ढंग है जो पहले थे अब वो नहीं है, वो चेंज हो चुके हैं। इसी कारण जो हमारी प्रति हेक्टर की जो हमारे प्रति हेक्टर की मतलब कि उपज है वो कम है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि असल में पहले खेती होती कैसे थी। पहले समय में किसी भी खेत में मतलब कि बिजाई करने से पहले गोबर और पत्तों की खाद को तैयार किया जाता था और वहां पर डाल दिया जाता था। इसलिए डाला जाता था कि उस मिट्टी की, उस खेत की, उस मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। लेकिन हुआ क्या, 1965 और 1966 की बात करें तो युद्ध के बाद जो हालात थे वो काफी गंभीर हो चुके थे। और अगर खेती करनी थी और खेती के लिए जो खाद तैयार करनी थी गोबर की, तो उसको इकट्ठी करने में किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लगी थी, हालात खराब हो चुके थे। उसी समय जो हमारी सरकार थी तो उन्होंने यूरिया मार्केट में उतारा। उन्होंने किसानों से बोला कि आप यूरिया डालिए, आपकी फसल अच्छी होगी। लेकिन जैसे हम सभी किसी भी नई चीज को यूज करने से डरते हैं, तो उस समय भी जो किसान थे वो डर रहे थे कि कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन वो पहले से उनके जो हालात थे ना वो खराब थे, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया, उन्होंने अपने खेत में सिर्फ 1 एकड़ जमीन में ओनली उन्होंने 1 kg यूरिया यूज किया। जब उसको यूज किया तो उनकी जो उपज पहले होती थी उससे 3 गुना बढ़ गई। तो एक खुशी की लहर जागी कि एक नई चीज को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद हमारी जो उपज है वो बढ़ गई। तो ऐसे करते करते उनको पता ही नहीं चला, पहले 1 kg डाला, 2 kg डाला, 3 kg डाला, मतलब के उसको आगे आगे जब ज्यादा डालते गए ना, जब उसको आगे आगे डालते गए तो उनकी जो फसल थी वो दुगनी चौगनी होती रही। तो उनके मन में यही रहा, उनको एक धारणा बन गई, उनको एक विश्वास हो गया कि जो भी मतलब कि वो जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे उतनी ज्यादा उनको फसल होने वाली है। लेकिन लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब उन्होंने लगातार लगातार 40-50 साल यही यूरिया डालते गए, उपज बढ़ती गई, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी जो उपज थी, वो यूरिया तो उन्होंने डाला लेकिन उनकी जो उपज थी ना वो आगे नहीं बढ़ी। सर प्लीज यहीं पर अभी रहने दीजिए पीपीटी, क्योंकि नेक्स्ट करूंगी तो मैं बता दूंगी। तो मतलब वो उपज ने बढ़ना बंद कर दिया। जो किसानों की जमीन थी उसने बंजर होना, मतलब किसानों की जमीन बंजर होनी शुरू हो गई, क्योंकि लगातार केमिकल के इस्तेमाल से जो भगवान ने, जो परमात्मा ने हमारी मिट्टी में गुण डाले थे ना वो सारे के सारे नीचे जाने लगे। जो हमारी मिट्टी की जो ऊपर वाली परत थी ना वो सख्त हो गई, वो बंजर हो गई, वो खाली हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई।
तो उसके बाद फिर किसानों ने कोशिश की कि गोबर की खाद इस्तेमाल की जाए, मतलब के यूरिया डीएपी वगैरह तो यूज करते ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ ही गोबर की खाद को डालना भी शुरू कर दिया। वो इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि अभी यूरिया ने अपना काम कम कर दिया था, उनकी जो उपज बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं रुक चुकी थी। तो इसके कारण हुआ क्या दोस्तों, असल में ऐसे यूरिया ज्यादा लगातार लगातार यूरिया वगैरह डालते गए तो हमारे वातावरण में भी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम सभी जानते हैं ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अभी हवा में क्या है, हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसके कारण देखिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में जा क्या रहा है, नाइट्रोजन सल्फर, ये सभी ऐसी गैस हमारी बॉडी में जा रही है जिसके कारण जो हमारी हेल्थ है उसके जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। प्लीज सर पीपीटी शेयर कर दीजिए। पीपीटी बंद हो चुकी है तो पीपीटी शेयर कर दीजिए। मतलब कि जो वातावरण में नाइट्रोजन इतनी ज्यादा फैल चुकी है उसके कारण हमें बहुत से हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, और अस्थमा, एलर्जी, साइनस, किडनी डिसीज का खतरा बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत गंभीर समस्या, एक बहुत बड़ा चैलेंज, यानी कि हर 9 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति को कैंसर का खतरा बढ़। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम पहले समय की बात करें तो हम कैंसर का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, कोई लाइलाज बीमारी बोलते थे लेकिन इसका नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन अभी तो कैंसर हो गया, किडनी डिसीज हो गया, ये सब नॉर्मल बातें रह चुकी हैं दोस्तों, ये सब बातें। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है जो खेतों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मिट्टी में जो पहले 18 तरह के गुण होते थे वो होते थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये सभी 18 तरह के गुण होते थे। लेकिन यूरिया के लगातार इस्तेमाल में मिट्टी में से इन सारे गुणों को खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। किसी भी पौधे को बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जरूरत होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो पहले खेती हुआ करती थी ना, वो जैविक खेती हुआ करती थी, मतलब के गोबर, खाद, राख, नीम के पत्ते, इन सब से जैविक खेती, मतलब कि एक खाद तैयार की जाती थी जो खेतों में डाली जाती थी। लेकिन आज क्या है दोस्तों, ये मतलब जो खाद है ये तो डाली जाती है, कुछ मात्रा में ये डाली जाती है, लेकिन इसका जब अभी रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि हम अपनी जमीन को बंजर बना चुके हैं, तो अभी डाला जाता है खेत में डीएपी। जैसे कि आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं कि डीएपी का एक थैला है जिसको खेतों में इस्तेमाल किया जाता है बिजाई से पहले, जब बिजाई के साथ डीएपी को इस्तेमाल किया जाता है। ये 45 किलो का एक थैला होता है दोस्तों, जिसमें जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 46% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसमें 18%। और दोस्तों जितना ज्यादा फास्फोरस खेतों में डाला जाता है उतने ही ज्यादा खरपतवार की का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। हम बोलते हैं ना कि खेतों में खरपतवार है, उसको खत्म कैसे करें, तो खरपतवार की जो जड़ है वो तो हम खुद ही खेतों में डाल रहे हैं, डीएपी खुद ही डाल रहे हैं, तो उसके कारण ही हमारा खरपतवार का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। अगर मैं इस एक थैले की कीमत की बात करूं तो मार्केट में 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक इसकी कीमत है दोस्तों। अभी आप काउंट करते रहिए कि खेतों में क्या डाल रहे हैं और कितनी कितनी कीमत का डाल रहे हैं, तो बाद में हम कंपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। तो दोस्तों अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं खेतों में यूरिया भी डाला जाता है। तो यूरिया एक थैला नहीं, यूरिया के कम से कम 3 से लेकर 4 जो थैले हैं वो डाले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनकी जो जमीन है उनको लगता है बहुत ज्यादा बंजर हो चुकी है और वो यूरिया ही ठीक कर सकती है, मतलब उनके मन में ये बिलीव बन चुका है कि यूरिया ही उनकी उपज को बढ़ाएगा। तो अपने खेतों में अपने 1 एकड़ जगह पर भी वो 4 से 5 यूरिया के थैले डाल देते हैं। और यूरिया में दोस्तों 46% नाइट्रोजन होता है, वही नाइट्रोजन
जो हवा में मिल चुका है, वही नाइट्रोजन जो हमारे हेल्थ इश्यू का कारण है और हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहा है, हमारी सेहत को भी खराब कर रहा है और साथ ही साथ हमारी मिट्टी को भी बंजर बना रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो यूरिया हमारे लिए ज़रूरी है, जहाँ हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं एक इस थैले की। तो इस जो एक थैला है, इस एक थैले की कीमत 360 रुपए है और 5 थैले अगर हम ज़मीन में डालते हैं, तो आप खुद काउंट कीजिए, मैं नहीं बोलने वाली कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि आजकल ये सब काम नहीं कर रहा, तो खेतों में गोबर भी डाला जाता है। 1 एकड़ ज़मीन में, खेत की ज़मीन में लगभग 4 से लेकर 5 ट्राली भरकर गोबर की डाली जाती है। उसमें से ऊपर से उनको लेबर भी देनी पड़ती है, समय भी वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो उनकी उपज है, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है दोस्तों। तो आप खुद सोचिए कि हम खेतों में डाल क्या रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कितना खर्चा हो रहा है गोबर की खाद पर, डीएपी पर, यूरिया पर और ये हमारे खेतों को बंजर बना रहा है, ऊपर से हमारा खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, बायोनेट बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्युअल के बारे में, जो आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों। मैं क्लैपिंग चाहूंगी आप सभी की हमारे इस ग्रैन्युअल के लिए। दोस्तों, एक तरफ हमारा डीएपी यूरिया प्लस गोबर की खाद और एक तरफ हमारा ओनली 3 किलो का थैला लाजवाब हमारा ग्रैनुअल, जिसका वेट 3 किलो है और ये इसकी जो गुणवत्ता है ना दोस्तों, इसकी गुणवत्ता 18,000 केजी गोबर की गुणवत्ता के बराबर है। उससे भी बड़ी बात है, कोई यूरिया कोई डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए दोस्तों, जैसे अगर कोई इंसान नशा करता है ना, तो उसकी जो बॉडी है वो नशे की हैचुअल हो चुकी है। तो अगर हम उसका नशा एकदम से बंद करेंगे और नशा छुड़वाने की उसको मेडिसिन देना शुरू करेंगे, तो हो सकता है उसकी बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या उसका कोई नुकसान हो जाए। तो हमने देखिए, वैसे तो हमारे पास बहुत रिजल्ट है इसके, है ना, हमारे पास ग्रैनुअल के रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है, हमारा कोई किसान भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो हमें किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू को बताना है। तो अगर कोई चाहे हमारे इस 3 किलो के थैले के साथ जो पहले यूरिया डीएपी या कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करता है, तो उसको बोलो कि उसको ओनली 50% कर दीजिए, साथ में हमारा थैला ले लीजिए। जो 50% कम करेंगे ना, उसमें से उनको जो पैसे बचेंगे, उनका खर्चा ज्यादा नहीं होने वाला है, उनकी जो जमीन है वो उपजाऊ होने वाली है ना। हमें उनको समझाना पड़ेगा, हमें उनको क्लियर करना पड़ेगा कि ये हमारा जो थैला है वो जमीन के नीचे जो सारे गुण है वो थोड़े नीचे जा चुके हैं, जमीन की सतह से नीचे चले गए हैं, वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, इसमें नमी बनी रहेगी, मतलब कि इसके सारे गुण पैदा हो जाएंगे। तो हमें उनको समझाना है कि उनका खर्चा नहीं होने वाला है, उनकी जमीन उपजाऊ होने वाली है। तो लेकिन अगर कोई इस पर बिलीव करता है, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कि बिलीव भी कर लेते हैं हमारे ऊपर, है ना, हमारे ऊपर बिलीव कर लेते हैं। तो उनको बोलिए कि आप ओनली 3 केजी का थैला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि माछीवाड़ा से दलवीर चंद जी हैं लीडर, जिन्होंने अपने मक्की में ग्रैनुअल का इस्तेमाल किया, वहां पर उन्होंने कोई भी किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जो उनकी उपज है पहले से बढ़ चुकी है। आसपास के जो गांव हैं, जो किसान भाई हैं, वो उनसे आकर पूछ रहे हैं कि ये कमाल कैसे हो गया। तो अभी उनका जो बिजनेस है वो ग्रोथ पर जा रहा है। उसका कारण है क्योंकि वो अपने ही खुद के खेतों में क्या कर चुके हैं, डेमो कर चुके हैं। लेकिन हमें किसी को जबरदस्ती नहीं करनी। अगर कोई 50% केमिकल डालना चाहता है तो डालने दो, नेक्स्ट टाइम जब उनको बिलीव होगा तो वो नहीं डालेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर कोई हम इसका अच्छी तरह से और भी बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो अगर हम किसी को इस थैले को किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हम उनको बोल सकते हैं कि अगर आप इसका रिजल्ट अच्छे से देखना चाहते हो, तो आप अपनी मिट्टी की जांच भी करवा सकते हो। और जांच करवाने का नॉर्मल वे है दोस्तों,
किसी की खेत में से जो चारों कोने होते हैं, वहां से 2-2 केजी मिट्टी लीजिए, सेंटर में से 2 केजी मिट्टी लीजिए, 10 किलो मिट्टी हो जाएगी। उस 10 किलो मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स कीजिए। उसके आगे आगे पार्ट करते हुए, जैसे 10 किलो मिट्टी है उसके 4 पार्ट करेंगे तो 250 ग्राम रह जाएगा। तो ऐसे करते करते मतलब उसके हमने 250 किलो रह जाएगा। मतलब के 10 किलो में से 200 250 मतलब आगे-आगे इसके छोटे-छोटे पार्ट करने हैं। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हमें जो सॉइल सेंटर वालों को हमने मिट्टी का सैंपल देना है ना, वो सिर्फ 150 ग्राम देना है और 15 दिनों के बाद इसको हमने खेत में डाल दिया। जी, बिल्कुल, 2.5 केजी। तो हमने थैंक यू। तो हमने इसको क्या किया, हमने अपने खेत में इस मिट्टी को इस्तेमाल कर दिया और 2-3 दिन के बाद इसमें पानी डाल देना है। तो जो हमने सॉइल टेस्ट सेंटर में हमने वो मतलब अपना सैंपल दिया है, उसका 15 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना शानदार रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, तो बेफिक्र आप होकर आप लोगों को बोलिए कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। तो ऐसा है क्या इस थैले में, तो हम ये देखेंगे कि ऐसा है क्या इस थैले में जिसने इतना कमाल कर दिया है। तो अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे थैले में है ऑर्गेनिक कार्बन। दोस्तों आपको पता है कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती है तो पौधे कभी भी विकसित नहीं होते हैं। उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, रोगों से लड़ने की ताकत उनमें होती ही नहीं है। पहले मिट्टी में अगर बात करें, जो कार्बन के गुण होते थे ना, ऑर्गेनिक के कार्बन के गुण वो 0.75 होते थे। अगर हम अभी मिट्टी की जांच करवाएंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन हमारी मिट्टी में सिर्फ 0.2 से लेकर 0.3 तक ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम अपने इस थैले को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो मिट्टी के गुण है वो वापस मिट्टी में आ जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं आगे दोस्तों, अगली स्लाइड में हमारे इस थैले में डाला गया है फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड। तो हम बात करते हैं कि फुल्विक एसिड में का क्या काम है। ये बहुत ही छोटे छोटे अणु होते हैं जो मिट्टी और पौधा दोनों को क्योर करते हैं। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर बनाते हैं, पौधे की पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं, पौधे की जड़ों को डीप में मतलब इतनी ज्यादा डीप में चला जाएगा, मतलब मिट्टी नरम हो जाएगी तो पौधे की जड़ें डीप में चली जाएंगी, डूंघाई तक जाएंगी, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं। अगर हमारी पौधे की जड़ें अच्छी तरह विकसित होकर डीप तक जाएंगी तो मिट्टी में से जो सारे वो गुण है, जो उसका भोजन है, वो कर पाएंगी। तो जो हमारे पौधे हैं वो बहुत ही अच्छी मतलब खुराक ले पाएंगे, तो हमारे पौधे विकसित हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं प्रोटीन की, जिस तरह हमारी बॉडी का प्रोटीन की जरूरत होती है मजबूती के लिए, हमारी बॉडी के हर पार्ट को प्रोटीन की जरूरत है, उसी तरह पौधे के भी हर पार्ट को प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि इसमें है दोस्तों, बेफिक्र रहिए, डोंट वरी। तो आगे हम बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की। मिट्टी के पौष्टिक तत्व की मात्रा को प्रॉपर करता है, पौष्टिक तत्व का जो बैलेंस है उसे बनाए रखता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रॉपर करता है, ह्यूमिक एसिड मिट्टी में नमी बनाए रखता है, ये बीज में से जो अंकुर निकलते हैं ना, उसकी क्रिया को और भी बेहतर बनाता है। अभी मैं बताऊंगी कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। हमने 3 केजी का जो थैला है हमारा, उसको लेना है। हमने खेत की मिट्टी 20 से 25 किलो लेनी है, उसमें हमने अपने थैले को मिक्स कर देना है, फिर 1 एकड़ जगह पर हमने इसको अप्लाई कर देना है दोस्तों। मैं एक बात यहाँ पर और क्लियर करना चाहूंगी, तो वैसे तो हमने जब गोबर की खाद डाली ही नहीं है ना, ओनली ग्रेनुअल डाला, तो इसमें खरपतवार का खतरा खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि खेतों में जो खरपतवार होते हैं उसका एक कारण था डीएपी, जो हमने नहीं डाला, जो हमने बंद कर दिया, और उसके बाद हमने गोबर की जो खाद है वो भी नहीं डाली। तो जो होती है वो कहाँ से आती है, वो एनिमल के शौच से गोबर से आती है। तो एनिमल खाते क्या है, एनिमल अनाज खाते हैं, है ना, घास खाते हैं। तो वही, तो उसमें उस घास में उस गोबर में कुछ बीज होते हैं, अनाज के कुछ बीज होते हैं जो घूम फिर कर फिर हमारी मिट्टी में आ जाते हैं, वो उगते हैं, हम उन्हें खरपतवार बोलते हैं। डीएपी बंद कर दिया, गोबर की खाद बंद कर दी, तो खरपतवार का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस खतरे को और भी अच्छी तरह से करने के लिए एक काम आप और कर सकते हैं। जब हम ग्रेनुअल अपने खेतों में डालेंगे तो उसमें हम जो राख होती है उसे मिला सकते हैं। अगर किसी को वो राख नहीं मिल रही है, जैसे पहले तो गांव में मतलब के जो
चूल्हे होते थे, है ना? अभी तो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी को जलाया जाता था, उनमें कोला बनता था, कोले को इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि जो गोबर की जो पाथी वगैरह होती थी वो गाँव में इस्तेमाल की जाती थी, उसकी राख होती थी, है ना? हम उस राख को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी राख नहीं है, टेक्नीक जो हमारी तकनीक है वो चेंज हो चुकी है, अगर राख नहीं मिलती तो यहाँ पर आप रेतली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी खरपतवार का खतरा कम हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता ये सारा खत्म हो जाएगा जब बार-बार हम अपने ही प्रोडक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो अगर हम देखिए दोस्तों, और ये तो मैंने बोला खेत में कैसे डालना है, तो बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो मतलब के पहले से लगे हुए हैं, जैसे अमरूद हो गया, माल्टा हो गया, है ना? आम हो गया, अगर इसके पेड़ हैं तो इसमें अगर हमने अपना जो ग्रेनुअल डालना है वो कैसे डालना है, इसके मतलब इर्द-गिर्द 2 हथेली मिट्टी खोद लेनी है हमने, मतलब मिट्टी की खुदाई कर लेनी है, थोड़ा-सा गड्ढा बना लेना है, उसमें हमने अपना ग्रेनुअल डालना है, ग्रेनुअल डालने के अगले दिन भी आप पानी डाल सकते हैं। तो उससे जो हमारा ग्रेन्युअल है उस पौधे की जड़ों में डीपली चला जाएगा और वो लाजवाब काम तो करने ही वाला है नो डाउट। तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों पीजीपी की। तो हम सोचेंगे कि अगर अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म फॉर्म में हम बोलते हैं पीजीपी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हमारी मिट्टी में वो सारे के सारे गुण आ चुके हैं, हमारी मिट्टी उपजाऊ हो चुकी है, तो हमें इस स्प्रे की जरूरत क्यों है? इसकी स्प्रे की जरूरत हमें इसलिए है दोस्तों, जैसे हमारे बच्चे स्टडी करते हैं, है ना? अच्छे-अच्छे कॉलेज में जाते हैं, मतलब अच्छी-अच्छी नॉलेज ले रहे हैं, स्टडी ले रहे हैं, फिर भी हम उनकी स्टडी को और भी बेहतर बनाने के लिए उनकी ट्यूशन रखते हैं, है ना? तो मान लीजिए ये हमारा पीजीपी हमारे खेतों की जो फसलें हैं, उनको ट्यूशन देने वाला है, एक्स्ट्रा केयर करने वाला है उनकी, है ना दोस्तों? तो इसकी जो एक्स्ट्रा केयर होने वाली है, अगर एक्स्ट्रा केयर होगी ना, तो एक्स्ट्रा मुनाफ़ा भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे किसान भाई हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजों का सामना किया है और बहुत समय पहले हमने देखा है कि बहुत से किसान भाइयों ने अपनी फैमिली को छोड़कर मौत को गले लगाना बेहतर समझा, क्योंकि उनकी जो लाइफ़ है ना, वो खराब हो चुकी थी, वो कर्ज़े के नीचे दब चुके थे। तो अभी जो हमारा काम है, हमारा बिज़नेस है, ये सिर्फ़ पैसा कमाने का नहीं है, ये मानव सेवा है। हम अपने अन्नदाता, अपने किसान भाइयों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी जो माली हालत है, उसको सुधारने में हम उनकी हेल्प कर पाएँगे, अगर हमारे इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे दोस्तों। पंजाबी में बोलते हैं ना, नाले पुण्य नाले फलियाँ, मतलब कि हम लोगों की सेवा भी करेंगे और अपना घर भी अच्छे से चलाएँगे, अपनी लाइफ़ को भी लग्ज़री लाइफ़ में तब्दील करने वाले हैं दोस्तों। तो ये पीजीपी एक ऐसा नेचुरल फॉर्मूलेशन है जो बिना किसी केमिकल के भी पौधों की ग्रोथ करता है। ये इसमें एक ऑटो होल्डिंग कैपेसिटी है दोस्तों। फसल की उपज और गुणवत्ता को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि खाने से ज़्यादा पचाने की ज़रूरत होती है, तो पीजीपी हमारे पौधों की पाचन क्रिया को प्रॉपर करता है। तो जो भी हम उसको खाद देंगे, वो अच्छी तरह उसको पचाएगा, तो उनकी जो फसल है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी दोस्तों। पीजीपी पौधों के हार्मोन्स सेल को बेहतर बनाता है, जिसके कारण जो पौधों की कोशिकाएँ होती हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। जो रूट की इरिटेशन को खत्म करता है और फल और फूल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है दोस्तों। पीजीपी पौधों को इतना मजबूत कर देता है कि वो अगर ज़्यादा बरसात हो, जहाँ ज़्यादा गर्मी हो, तो उन पर हमारे मतलब मौसम का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। पीजीपी में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो रूट को मजबूत करती है और वेस्ट यानी कि खरपतवार को कम करती है। हमारा ये पीजीपी इको फ्रेंडली है, थोड़ा-सा भी यूज़ करने पर बेनिफिट देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने इसको बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हमने बिजाई करनी है, किसी भी देखिए एक बात और क्लियर करूँगी, चाहे हमारा ग्रैन्युअल है, चाहे हमारा पीजीपी है, इसका किसी भी ये नहीं है कि इस इलाके में यूज़ कर सकते हैं, किसी और इलाके में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक फसल में यूज़ कर सकते हैं, दूसरी में फसल को मतलब में नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरह की मिट्टी, किसी भी इलाके की मिट्टी हो, किसी भी टाइप की मिट्टी हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फसल हो, कोई फ्रूट हो, कोई फल हो, चाहे
कोई मतलब पेड़ हो या अनाज हो, किसी भी तरह की फसल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना कैसे है दोस्तों, मान लीजिए जैसे अभी धान की खेती होनी है, तो करना क्या है, हमने 1 केजी बीज लेने हैं, उनमें ओनली 5 ml पीजीपी को मिक्स कर देना है। इसके साथ होगा क्या, इसके साथ हमारे जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। जो बीज में से अंकुर निकलने की जो क्रिया होती है ना, वो उसको और भी तेज कर देगा, उसको और भी मजबूत कर देगा। क्योंकि अगर हम पीजीपी नहीं डालते तो ज्यादातर ये होता है कि जितने जो बीज है खेत में डाले जाते हैं, उन बीजों में से जो अंकुर निकलते हैं ना, उनकी जो गिनती होती है वो 60% से लेकर 80% तक होती है। लेकिन क्लैपिंग कर सकते हैं आप इस बात पर कि हमारा जो पीजीपी है, ओनली 1 केजी पीजीपी 5 नहीं सॉरी 1 केजी बीज और 5 ml पीजीपी अगर हम मिक्स करते हैं तो बीज से अंकुर निकलने की जो क्रिया है वो 90% से लेकर 95% तक हो जाएगी। तो हमारा कोई भी बीज वेस्ट नहीं होगा, हमारा कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा। और एक बात और मैं यहाँ पर और चरणजीत क्लियर जी, करना। चरणजीत जी, एक मिनट, जरूरी हाँ कोई जी, अनाउंसमेंट थी। हाँ जी, मैं इंद्रपाल सिंह बराड़ सर को बोलूंगा कि 10 मिनट के बाद कुछ जरूरी बातचीत करनी है सर ने। तो हाँ काफी जी, सारे सवाल आ रहे थे कल के सेशन को लेके, वो क्लैरिटी करनी है। थोड़ा सा जी, एक दो लोगों को डाउट था कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, वो इंद्रपाल बराड़ सर आज 10 मिनट के बाद बराड़ सर आप क्लियर कर देना अच्छे से, प्रॉपर, ताकि लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। राइट सर, राइट। ओके, हाँ चरणजीत जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। दोस्तों हमने 1 केजी बीज में 5 ml पीजीपी डाला तो एक कोटिंग हो जाएगी, तो हमारे जो बीज से अंकुर निकल की क्रिया है वो 90% से लेकर 95 तक बढ़ जाएगी। और हमने जो कोटिंग करनी है, मतलब बीज में से हमने जो पीजीपी मिक्स करना है वो ओनली बिजाई से 1 घंटा पहले ही करना है, बहुत ज्यादा पहले नहीं करना है। इसमें बीज से अंकुर की क्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि हमने 15 लीटर पानी में 40 ml पीजीपी और 5 ml एसपीए के 12 पंप, जैसे कि कल भी सर ने क्लियर किया था कि 1 एकड़ जमीन में 12 पंप, जो पंप बोलते हैं ना, यहाँ पर एक टैंकी को पंप बोला गया है, ठीक है। मतलब कि 1 एकड़ जमीन में 12 पंप, सर ने ये भी क्लियर किया था कि 12 लगेंगे नहीं, लेकिन नॉर्मली एस्टिमेट दिया गया है 12 से कम ही लगेंगे, उसका स्प्रे किया जाएगा। और अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी फसल है जो लंबी है, जो लॉन्ग है, जैसे गन्ने की फसल होती है ना, तो उस पर 15 पंप लगेंगे स्प्रे के। मतलब के थोड़ा मतलब 40 ml पीजीपी, 10 ml एसपीए और 15 पंप लगाने हैं थोड़ी बड़ी लंबी फसल के लिए, तो वहां पर यूज करने हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने आपको पता है कि यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो हमने उनको मना नहीं करना है। तो अगर हम बात करते हैं आगे दोस्तों हमारे एसपीए की, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एसपीए है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम चिपको बोलते हैं। तो चिपको बोलने का एक रीजन है दोस्तों, जो अगर जब हम इसको पीजीपी को हमारे एसपीए के साथ मिक्स कर देते हैं और इसका हम स्प्रे करते हैं ना, तो होता क्या है, ये स्प्रे अगर मान लीजिए इसका स्प्रे का जो ड्रॉप्स है ना, वो किसी पत्ते के ऊपर गिर गया, लेकिन वो पूरे पत्ते के ऊपर एक कोटिंग बना देगा, एक लेमिनेशन कर देगा हमारे स्प्रे की। और यही नहीं, इसके अलावा मतलब किसी की पौधे पौधे के तने में, टिश्यू में, मिट्टी में और पौधे के सेल के अंदर जो हमारा पीजीपी स्प्रे है वो पहुंच जाएगा। उसके ऊपर एक ऐसी लेमिनेशन हो जाएगी कि वो लेमिनेशन के दौरान अगर बारिश होती है, जब हम पानी का स्प्रे करते हैं, तो हमारे पीजीपी का जो असर है वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने उसमें ये हमारा चिपको डाल दिया है, जो हमारे इस स्प्रे को पौधे में से उतरने ही नहीं देगा। अपना पूरा जो योगदान है पौधे की हेल्थ को सुधारने के लिए जो पूरा करेगा। इसके अलावा जो हमारा पीजीपी है, ये उसकी हमारे पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा,
उसके मतलब के जो हार्मोन्स के जो बैलेंस होते हैं उसको सही करेगा, किसी भी स्प्रे को लैमिनेशन कर देगा। और दोस्तों हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर कोई किसान भाई अपने केमिकल को फिर भी इस्तेमाल करना चाहता है कि उनको पूरा बिलीव नहीं हो पा रहा, जहाँ कहीं पर कोई किसी फसल पर फिर भी कोई सुंडी आ चुकी है, कोई मतलब कोई ना कोई उनको नजर आ रहा है, कोई बीमारी है, कुछ भी उनको मतलब अगर फील हो रहा है, क्योंकि सभी एरिया का फर्क होता है, हर एरिया में एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर कहीं पर फिर भी केमिकल की जरूरत पड़ती है तो क्या करना है, हम उनको ये कह सकते हैं कि वो हमारे पीजीपी और एसपीए के स्प्रे के 3 दिनों के बाद अपने केमिकल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कल सर ने हमें क्लियर किया था कि हमने किसी भी पेस्टिसाइड में, किसी भी केमिकल वाले पेस्टिसाइड में, किसी भी केमिकल वाले स्प्रे में हमने अपने एसपीए को यूज नहीं करना है, क्योंकि हम केमिकल को बंद करना चाहते हैं, केमिकल की लैमिनेशन नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारा एसपीए है ये पूरे केमिकल को मिट्टी तक पहुंचा दे, पौधे में बना रहे, नहीं। अगर कोई भी इस्तेमाल करना चाहता है तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि जो मतलब जितनी मात्रा आप पहले इस्तेमाल करते थे आप उतनी मात्रा इस्तेमाल मत कीजिए। आप जितना मतलब स्प्रे केमिकल का पहले करते थे उनका ओनली 20 से 30% ही कीजिए, तो इनमें इसमें भी उनको मुनाफा ही होगा दोस्तों। हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमने 15 लीटर पानी की टैंकी, 40 ml पीजीपी और 5 ml एसपीए को डालना है। और अगर कोई लंबी फसल है, गन्ने की फसल है, तो अगर उस पर स्प्रे करना है तो 15 लीटर पानी, 40 ml पीजीपी और 10 ml एसपीए को हमने यूज करना है। लेंथ के हिसाब से हमने मतलब के जो पंप बढ़ा देने हैं, जो पहले 12 पंप होते थे ना अपने स्प्रे के, हमने उनको 15 करना है और एसपीए की मात्रा को बढ़ा देना है, ताकि हमारे उस पौधे पर हमारे पीजीपी की कोटिंग बनी रहे और हमारे पौधे बेहतर बने रहे दोस्तों। मैं अभी 2 मिनट ही लूंगी, क्योंकि जो हमारा पीजीपी है, जहाँ हमारा एसपी है, ये हमारे पौधे को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर देगा। जो हमारे सीनियर हैं मिस्टर अमन भारद्वाज जी और मुकेश चौधरी जी, उन्होंने पटियाला में मिस्टर मोहम्मद गफूर जी हैं, जिनकी एक मलेरकोटला बीज स्टोर के नाम से एक मतलब काफी बड़ा स्टोर है, और उनको 40-45 सालों से उनका स्टोर है, क्योंकि उनको बीजों की बहुत फर्क है। तो उनके पास गए, एक डेमो किया हमारे एसपीए के लिए, उन्होंने अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फ्रूट वगैरह के मतलब कुछ सब्जियों के या अनाज के पत्ते लिए, उन पर उन्होंने पीजीपी डाला। जब पीजीपी डाला तो उनके पूरे पत्तों पर उनकी कोटिंग हो गई, पीजीपी की पूरी कोटिंग हो गई, और ऑन स्पॉट वहां से रिजल्ट मिला कि हमारा एसपीए कैसा चिपकू है दोस्तों। तो हमारा तो देखिए हम सभी जानते हैं, मैंने क्लियर कर ही दिया है कि हमारे जो खेतों में जो घास होती है उस पर यूरिया डीएपी स्प्रे वगैरह किए जाते हैं। तो जो आप सामने पशु देख रहे हैं, है ना, जो पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु हैं, मतलब दूध देने वाले भी पशु होते हैं, और हमारे घरों में जो हमने कैट या डॉग पाल रखे होते हैं, हम बहुत से लोग हैं जो एनिमल लवर होते हैं, है ना, लेकिन हम उनकी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं, खास तौर पर जो पशु दूध देते हैं। जो पशु दूध देते हैं, हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि वो खाते क्या है। तो मैं इसे डीप में क्लियर नहीं करूंगी, शॉर्ट में बताऊंगी कि जो हमारे पशु खाते हैं वो हरा घास खाते हैं। वो हरी घास कहाँ से आती है, खेतों से आती है। खेतों में क्या डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं। तो जो भोजन हम खेतों से लाते हैं, है ना, खेतों से लाते हैं हम, तो उसको बार बार वॉश करते हैं, लेकिन वही घास जो जिसके ऊपर स्प्रे होता है, वही वो सीधी लाकर हम अपने पशुओं को दे देते हैं, उनको छोटे छोटे पीस में कट करने के बाद। जहाँ उनको अगर जो सूखी घास है वो दी जाती है, वो किसी रूम में स्टोर करके रखी जाती है, जिस स्टोर में कोई भी गंदगी आ जा सकती है, उसी स्टोर में कोई लिफाफा आ सकता है। और जो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से ऐसे फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, जिन पर छोटी छोटी सुंडियां होती है ना, हम तो देख परख कर खाते हैं, लेकिन हम अपने पशुओं को ऐसे ही डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर वो जो सुंडी है, या कीड़े हैं, कोई लिफाफे हैं, या गंदगी है, वो सारी उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है। इसीलिए उनको बहुत से हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है। और बहुत से हम करते क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको नॉर्मली मेडिसिन देते हैं। जब नॉर्मल मेडिसिन से बात नहीं बनती है तो उनको दिए जाते हैं एंटीबायोटिक।
तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों कि हर साल 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक एक वीक मनाया जाता है, जिसको AMI वीक बोला जाता है। मतलब कि सरकार की तरफ से जो एनिमल को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, उन एंटीबायोटिक को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो आप एंटीबायोटिक इन एनिमल्स को दे रहे हो, उनसे उन एनिमल की हेल्थ तो खराब होती है, लेकिन हम सभी जो डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारी हेल्थ के ऊपर भी इसका क्या असर पड़ता है। तो ये वीक मनाया जाता है एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो हम समझ सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक हम उन एनिमल्स को देते हैं, तो उनकी हेल्थ पर क्या क्या असर होता है, और उनकी बॉडी में जो गंदा आहार जा रहा है, दूषित आहार जा रहा है, उनसे उनकी हेल्थ के चैलेंज कितने बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप अगली स्लाइड में देख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, ये एक गाय है और इसके पेट में कीड़े पड़ चुके हैं। देखने को तो ये बात हमको नॉर्मल लगती है, क्योंकि हम कहेंगे हमारे बच्चों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी एनिमल के पेट में कीड़े चले जाते हैं, तो उनका जो वो भोजन ग्रहण करते हैं, उनका 30 से जो 40% हिस्सा है, वो कीड़े ही खा जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एनिमल की बॉडी को क्या लगेगा, क्योंकि उनमें से 40% हिस्सा तो वो कीड़े खा गए, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई, तो उनको कितने हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं, अगली स्लाइड में भी आप देखेंगे दोस्तों कि ये लंगड़ा बुखार की बीमारी है। जब पशुओं को एक अच्छा आहार नहीं मिलता है, छोटी छोटी बातों के लिए उनको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, तो उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब भी फीवर होता है, नॉर्मल फीवर हो तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो फीवर नहीं ठीक होता है, तो अगर वो एक खतरनाक लंगड़े बुखार का रूप धारण कर लेता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 80% से लेकर 100% तक मौत दर है। अगर किसी पशु को लंगड़ा बुखार हो जाए, तो आप इन छोटी-छोटी बातों को छोटा मत समझिए, क्योंकि इनसे जो खराब होने वाला है, जो हेल्थ इश्यू होने वाले हैं, वो सिर्फ छोटे नहीं है, वो आगे चलकर बहुत बड़े बन जाते हैं, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा होता रहता है, बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो उनकी बॉडी में जो गलत आहार जा रहा है, उनकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगली स्लाइड में, थनैला की बीमारी की, तो बहुत से ऐसे पशु हैं, मतलब कि जो पशु रखने वाले हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, कई बार उनके पास जगह कम होती है, लेकिन उनको अब तो अपना गुज़ारा करना है, तो वो थोड़ी ही जगह पर अपने पशुओं को रखते हैं, और वहाँ पर साफ-सफाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। मेन कारण वही होता है कि जो उनका जो भोजन है, जो उनके अंदर वो भोजन जा रहा है, वो अच्छा नहीं है, तो उनके कारण अगर उनमें से उनका कोई एक थन में से दूध निकलना बंद हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आ जाती है उस थन को, तो पशुपालन करने वाले वहां से दूध निकालने की कोशिश तो करते हैं, है ना, क्योंकि वो अपना नुकसान तो चाहेंगे नहीं। तो उन पशुओं को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन खुशी की बात है दोस्तों कि मात्र 20-21 दिनों में थनैला नाम की जो बीमारी है, वो भी ठीक हो रही है हमारे एनिमल फीड सप्लीमेंट के साथ। वो कैसे हो रही है, मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। अगर आप हम और भी आगे चलते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड में देखिए, पशुओं को गलघोटू की बीमारी हो जाती है सही पोषण ना मिलने के कारण। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। उनका जो नेक होता है ना, उसमें वो स्वेलिंग आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा खान पान भी नहीं ले पाते, वो अपना आहार भी नहीं ले पाते, और अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले पाते। तो अंत में होता क्या है, आप सब समझ सकते हैं। तो हमारे पशुओं को कितने ज्यादा हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, और होता क्या है। और बहुत से पशुओं को छोटी सी जगह पर रखा जाता है, उनको आहार नहीं मिलता है, वो वीक होते रहते हैं। जब वीक हो जाते हैं, तो वो सही मात्रा में दूध जब नहीं देते हैं, तो दूध निकालने के लिए पशुपालन करने वाले उनको ओटी नाम का एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं, जो कि एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स होता है, जो पशुओं के अंदर होता है, जिससे वो आगे दूध देते हैं। लेकिन उनकी जो हेल्थ चैलेंज है, उनके कारण वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं डेड हो जाता है। उस हार्मोन्स की सहायता से ही वो दूध देते हैं। तो उनको जब ओटी नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उनकी बॉडी को आदत हो जाती है उस इंजेक्शन की। लेकिन खुशी की बात है, हमारे एनिमल फीड सप्लीमेंट के साथ वो ओटी नाम का इंजेक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो ओटी नाम का इंजेक्शन उन पशुओं की हेल्थ को भी खराब करता है, दूध की मात्रा को भी कम करता है, दूध की गुणवत्ता को भी कम करता है, उसकी फैट को भी कम करता है। तो
और हम लोग जो सारे डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसका असर हमारी हेल्थ पर भी होता है। लेकिन खुशी की बात है हमारे पास एनिमल फीड सप्लीमेंट आ चुका है। तो अगली स्लाइड में हम देखना चाहेंगे दोस्तों हमारे एनिमल फीड सप्लीमेंट को। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने। तो दोस्तों मार्केट में जितने भी फीड सप्लीमेंट हैं उनसे ये अलग है। उनसे क्यों अलग है? क्योंकि हमारे फीड सप्लीमेंट का ना तो कोई टेस्ट है, ना ही इसमें कोई स्मेल है। तो जो पशु हैं इनको नॉर्मली यूज करने में आसानी होती है, वो आराम से ले लेते हैं। ये एनिमल्स की पाचन क्रिया को सही करते हैं। ये एनिमल्स की मतलब कि जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करते हैं। और हम जानते हैं कि एनिमल्स के जो बेबी होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनके दांत कमजोर होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर उनकी जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रेग्नेंट पशु को हमारा एनिमल फीड सप्लीमेंट देंगे तो उसके बाद जो उसकी दूध की मात्रा है वो भी बढ़ने वाली है, दूध की गुणवत्ता भी बढ़ने वाली है, फैट भी बढ़ने वाली है, और जो छोटा बेबी है ना एनिमल्स का, उसकी भी डेथ नहीं होगी, उसकी भी लाइफ अच्छी होने वाली है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों? और बहुत से लोग जो गाय मूत्र है उसका भी गाय का जो यूरिन होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाय का जो यूरिन होता है उसकी जो स्मेल है वो जस्ट 3 दिनों में खत्म होने वाली है। क्योंकि हमारा एनिमल फीड सप्लीमेंट उनकी बॉडी में जाकर उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। उनकी बॉडी में मतलब जो भी गंदगी जा चुकी है उसको बाहर कर देगा। अगर गंदगी निकल जाएगी ना, अगर वो जो सुंडी या कोई दिया जहाँ कोई पॉलीथीन कोई भी लिफाफा अगर उनकी बॉडी में चला गया है ना दोस्तों, उनके कारण उनको हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा अगर किसी पशु को अफारा हो जाता है ना, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, अभी समय नहीं है मैं फिर बताऊंगी, उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही मतलब कि हम देख नहीं सकते जो उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन खुशी की बात है उनकी बॉडी में अगर कुछ भी गंदा चला गया है तो मात्र वो 3 दिन में बाहर आ जाएगा। और ओटी नाम के जो इंजेक्शन है ना दोस्तों, वो भी बंद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी एक्टिव हो चुकी है उस नशे की। तो 2-3 डब्बे उनको दीजिए। हमारा अगर जो फीड सप्लीमेंट जो है 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को अगर हम देते हैं तो एक एनिमल के अंदर वो उसकी 8 ग्राम की जो मात्रा अंदर जाएगी। उसके साथ क्या होगा, ओटी नाम का जो इंजेक्शन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उनको थोड़ा लगातार देना पड़ेगा। और जो थनेला नाम की बीमारी है वो जस्ट 15 दिनों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। खुशी की बात है मेरी खुद टीम में माछीवाड़ा में एक जो गाय है उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको थनेला की बीमारी थी। अभी जस्ट थोड़े दिन हुए उनको यूज करते हुए, तो उन जो थन है जो बंद था उसमें से सूखे दूध की तरह कुछ पदार्थ निकल रहा है, और हमारे पास इसके बहुत रिजल्ट आ चुके हैं। तो हमें खुशी की बात है दोस्तों, मैंने बता ही दिया कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम इसको देना है। और अगर कोई बेबी एनिमल है उसको 2 ग्राम सुबह देना है, 2 ग्राम शाम को देना है। तो यही तक था मेरा सेशन। और लास्ट में एक ही बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बारे में एक बात कह सकते हैं, एक बार की आजमाइश और बार बार की फरमाइश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच।